नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। हमारा विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी, हमारा वो कार्यक्रम जिसमें श्रवण जी देश के जाने माने पत्रकार संपादक अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है ना ही विपक्ष, और दोनों तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर जानेंगे कि श्रवण जी किस मसले पर क्या कहने वाले हैं। एक सवाल जो मेरे मन में है, सवाल इस बात को लेकर ही है कि ममता बनर्जी का एक बयान पिछले दिनों अखबारों में छपा था, और वो बयान ये है कि वो दरअसल इंडिया गठबंधन के साथ है, और इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो वो बाहर से उनको समर्थन देंगे। अब वो ममता बनर्जी जो 4 चरण के चुनाव होने तक बिल्कुल चुप थी, इंडिया गठबंधन के मसले पर कोई भी टिप्पणी नहीं कर रही थी, उल्टे कांग्रेस और लेफ्ट को लेकर तीखी सी तीखी हमले कर रही थी। आखिर क्या हुआ कि ममता बनर्जी ये कहने के लिए मजबूर हुई, या उन्होंने ये कहना तय किया? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ममता बनर्जी शुरू से ही इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा रही। उन्होंने यहां तक कि पार्टी के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इस इंडिया गठबंधन का चेहरा तक या प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर भी पेश करने की सिफारिश की थी, लेकिन बाद में वो कटी कटी सी दिखाई पड़ी। तो उनके इस कथन का क्या अर्थ है, हम जानेंगे श्रवण जी से। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही कार्यक्रम में। ये जो ममता बनर्जी ने अचानक रुख बदला है, इसका क्या अर्थ निकाला जाना चाहिए? देखिए, ममता बनर्जी का मामला नहीं है, अकेले ममता बनर्जी का मामला नहीं है। अब हम लोगों को, क्योंकि इतना ज्यादा चुनाव संपन्न हो गया है 4 चरण के बाद, कि अब बाकी के 3 चरणों में न तो बहुत ज्यादा सीटें रही है, न बहुत ज्यादा लोगों की रुचि रही है। और अब जो पूरा फोकस है वो 2 चीजों पर है। सरकार भी अब जो काम कर रही है वो इस पर कर रही है कि कैसे वो जो आंकड़ा उन्होंने कहा है 400 का और 370 का, उसको कैसे प्राप्त करना, उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है, वो उस पर कायम है और सारे काम कर रहे हैं उस दिशा में। और जो अलाइज हैं उनका रुख क्या होता है, खास करके जो इंडिया गठबंधन के अलाइज हैं वो किस तरफ करवट ले सकते हैं, जो क्योंकि जो नजर आ रहा है अब वो ये नजर आ रहा है कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे तब उसके बाद आपको तत्काल प्रभाव से ये नजर आने लगेगा कि जो अलाइज हैं उन्होंने अपनी लॉयल्टीज को इधर से उधर ट्रांसफर करने का काम शुरू कर दिया है। अगर इंडिया गठबंधन को बाकायदा काफी समर्थन मिल जाता है तो जैसे कि आशंका है कि एनडीए भी टूटेगा, एनडीए के लोग भी काफी संख्या में टूट सकते हैं गठबंधन के। और इंडिया गठबंधन को अगर अपेक्षित जगह नहीं मिलती है, सीटें नहीं मिलती है और बीजेपी अपनी योजना में कामयाब हो जाती है तो कई चीजें इस देश में कल्पना की जा सकती है कि क्या क्या हो सकता है। जी। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत को इस समय झोंक रखा है, हर तरह से झोंक रखा है। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री किस तरह से इंटरव्यू दे रहे हैं। 14 मई को वो देश को बताते हैं कि देश सुनता है एक इंटरव्यू में कि जिस दिन मैं हिंदू मुस्लिम करूंगा उस दिन सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। और उनके कहे से पूरे संघ में और पूरे पूरे बीजेपी के सर्कल में हलचल मच जाती है, खलबली मच जाती है। और ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री ने कोई बम फोड़ दिया है, पूरी की पूरी रेलगाड़ी को उलट दिया उन्होंने। और आप उनके पार्टी में या संघ में जो भी अंदरूनी घटना चक्र घटा होगा चीजों को लेकर, मतलब उसकी जो तुलना केवल यही की जा सकती है कि अडवाणी इफेक्ट कहकर उसको कहा जा सकता है। अडवाणी इफेक्ट इसलिए कह रहा हूं कि ऐसी ही प्रतिक्रिया अडवाणी जी के कराची में जिन्ना की मजार पर जाकर लौटने के बाद हुई थी। तो ये पूरा का पूरा रिवर्सल ऑफ रोल्स था कि प्रधानमंत्री ने जो कहा मुस्लिमों को लेकर
और फिर आपने देखा कि अगले ही दिन हम लोगों ने देखा कि 15 मई को उन्होंने महाराष्ट्र में फिर से वो हिंदू मुस्लिम पर आ गए, और इसका उनको कोई खेद भी नहीं है, पश्चाताप भी नहीं है। जब वो कह रहे थे 14 तारीख को, तब भी कोई पश्चाताप नहीं था, और 15 को भी कोई पश्चाताप नहीं उन्होंने बताया। बहुत ही बहादुरी के साथ वो बताने लगे कि किस तरह से मनमोहन सिंह की सरकार बजट का कितना बड़ा हिस्सा मुसलमानों के लिए करना चाहती थी, और उन्होंने किस तरह से विरोध किया मुख्यमंत्री के नाते। इन सब घटनाक्रमों में हम जो एक चीज को जोड़ के देख सकते हैं, वो देख सकते हैं कि ममता बनर्जी जो दावा करती है कि इंडिया नाम भी उन्होंने दिया, जैसा उन्होंने दावा किया है, जो ये दावा कर रही है कि इंडिया गठबंधन बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। डेरेक ओब्रायन का अगर आपको भाषण याद हो रामलीला मैदान में, तमिल टीएमसी के नेता और सांसद, वो उन्होंने उसमें कहा था कि टीएमसी जो है, तृणमूल कांग्रेस, वो इंडिया गठबंधन में थी, है और रहेगी। उसके बाद अचानक से ममता बनर्जी एक दिन पहले, मतलब कल, उन्होंने ये भाषण देती हैं कि वो इंडिया गठबंधन को बाहर से समर्थन देंगी, और उसमें कंडीशनल है वो कि सीपीएम और जो बंगाल की जो कांग्रेस है, उन दोनों की बंगाल में कोई भागीदारी नहीं रही, किसी भी तरह का कोई अलायंस उनके साथ नहीं रहेगा। इसको ये भी मान सकते हैं कि सीपीएम को वो केंद्र में भी कोई भूमिका इंडिया अलायंस में देखना पसंद नहीं करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तरह का कंडीशनल सपोर्ट आप ऑफर कर रहे हैं, जबकि अभी नतीजे आना बाकी है। तो उन्होंने बंगाल में समझौता नहीं किया। बंगाल में कांग्रेस और सीपीएम मिलकर ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर। जी, पूरे देश को पता है 42 सीटें हैं वहां, तो 30 सीटों पर सीपीएम लड़ रही है, 12 पर कांग्रेस लड़ रही है। मतलब बहुत ही जबरदस्त तरीके से ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट हो गया है वहां। बीजेपी भी है और ममता बनर्जी भी है, और सीपीएम, कांग्रेस, और जो माइनॉरिटी के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी हैं। ये लोग मिलकर लड़ रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। अब इसमें जो जो खतरा है वो ये कि वहाँ का जो माइनॉरिटी वोट है करीबन 27% के करीब है, 30% भी कहते हैं, वो पूरा छिटक के जा सकता है ये जो लेफ्ट और कांग्रेस के साथ। क्योंकि असेंबली के जो चुनाव हुए 21 में और 19 में, जो पार्लियामेंट के चुनाव हुए 2019 में, उसके बाद सिचुएशन बदल गई, अभी काफी बदली हुई है। इन लोगों के पक्ष में काफी मतदाता आ गए। खासकर राहुल गांधी की जो यात्रा जब आई थी नॉर्थ बंगाल के इलाकों में और कुछ और भी इलाकों में, जब वो गए थे तो जिस तरह का स्वागत हुआ था, और ममता बनर्जी ने पूरी तरह से उस यात्रा की उपेक्षा की थी। अगर आप देखें तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा की बंगाल में ममता बनर्जी ने उपेक्षा की, बिल्कुल इग्नोर किया, ये कहते हुए कि उनको जानकारी नहीं दी गई थी। तो ममता बनर्जी कि कोई राहुल गांधी से आज तक कोई बात हुई हो उस यात्रा के बाद, लोगों को जानकारी नहीं है। वो इंडिया गठबंधन से किस तरह से कम्युनिकेट कर रही है ये भी पता नहीं है। मुद्दा क्या है, हम मुद्दा क्या बताना चाहते हैं अपने दर्शकों को, कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन के लिए एक पहेली बन रही है, एक चुनौती बन रही है, और वो थोड़ा सा लोगों की नजरों में आ गया है। अब वो ये आ गया है कि ममता बनर्जी ने अब अपनी पूरी ताकत, अपनी खुद की ताकत को बंगाल में बचाने में लगा दी है, बजाय केंद्र में वो मोदी सरकार को अपदस्थ करने में उनकी रुचि नहीं है ज्यादा। अगर होती
तो वो बंगाल में एक तरह का समझौता करती सीटों को लेकर, वो नहीं किया उन्होंने। अब वो बंगाल के बारे में कह रहे हैं कि वहाँ कांग्रेस का और सीपीएम का कोई रोल नहीं रहेगा उनके वहाँ राज्य में। उसमें जो पढ़ने काबिल बात है वो ये कि ममता बनर्जी को ये लग गया है कि उनको हिंदुत्व की तरफ लौटना पड़ेगा अपनी अपनी सत्ता को बचाने के लिए। और जो माइनॉरिटी वोट बैंक या पिछड़ों का जो एक सपोर्ट उनके साथ रहता था, वो ममता बनर्जी को लगा है कि वो उनके हाथ से खसक रहा है पूरी तरह से। मेरा ऐसा मानना है आशुतोष जी कि ये जो बंगाल के जो नतीजे आएंगे चुनाव के, लोकसभा के, वो काफी चौंकाने वाले हो सकते हैं। और वो चौंकाने वाले कई संदर्भों में हो सकते हैं, क्योंकि इस बार सीपीएम को भी सीटें मिलेगी, कुछ एक दो भी मिले, चार भी मिले। जैसे मुर्शिदाबाद की सीट है, मोहम्मद सलीम वहां से लड़ रहे हैं, या अभी जो इन लोगों ने बड़ी यात्रा निकाली थी लेफ्ट पार्टीज ने 3000 किलोमीटर की बंगाल में, उसका जो स्वागत हुआ, या पंचायत के चुनाव में जो जिस तरह का प्रतिसाद मिला इन लोगों को, विपक्षी दलों को, वहां ममता बनर्जी बहुत डरी हुई हैं इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को लेकर। और उनके डर का कारण यह है कि वो बंगाल को नहीं खोना चाहती, वो दिल्ली को खोने को तैयार हैं। मतलब जो एक लाइन में मुझे कहना हो तो ममता बनर्जी के लिए दिल्ली चिंता नहीं है, उनके लिए चिंता बंगाल है। अब ये जो है कि मैंने ये कहा कि वो अपने ऑप्शन सारे खुले रखना चाहती हैं, मतलब, और उनका पूर्व का जो इतिहास है वो भी कोई बहुत कमिटमेंट वाला नहीं रहा है। वो एनडीए में भी रही हैं, कांग्रेस में भी रही हैं, और उन्होंने कांग्रेस छोड़कर ही टीएमसी बनाई थी। तो इसलिए ममता बनर्जी के कोई वैचारिक प्रतिबद्धताएं नहीं है इस तरह की कि वो उनकी कोई एनडीए के साथ दुश्मनी हो या कोई परहेज हो उनका। अब उनका ये कहना कि वो बाहर से समर्थन देंगी, ये कई तरीके प्रतिबंध लगा देता है। मतलब अब आप सोचिए कि इंडिया गठबंधन को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है इस तरह की घटनाओं से, कि नीतीश कुमार जो आर्किटेक्ट्स में से थे इंडिया गठबंधन के, वो छोड़कर चले गए। ममता बनर्जी कह रही हैं मैं बाहर से समर्थन दूंगी। अरविंद केजरीवाल की जो रिलायबिलिटी है वो पूरी की पूरी तरह संदिग्ध हो गई है। और अगर ममता और अरविंद केजरीवाल के दोनों के नेचर के बारे में बात की जाए तो दोनों एक तरह की डिक्टेटरशिप में यकीन करते हैं। तो इंडिया अलायंस के लिए जो मैं ऐसा देख रहा हूं कि जो अभी से जो चुनौतियां ये लोग खड़ी कर रहे हैं मतगणना के पहले से, वो मतलब प्रतीक्षा ही नहीं कर रहे हैं कि ये सारी चीजें वो 5 जून के बाद कहें या करें, या थोड़ा सा धैर्य रखें चीजों को लेकर। ये कई चीजों को बताता है कि ये बहुत जल्दी में है, और एक लार्जर कॉज को या बड़े कॉज को जो जिसको लेकर राहुल गांधी चल रहे हैं उसको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। मतलब जानबूझ करके नहीं पहुंचा है तो भी अप्रत्यक्ष तरीके से पहुंच सकता है। अब इसमें अखिलेश की क्या भूमिका रहेगी या उद्धव क्या रहेगी, वो थोड़ा सा वॉच करने काबिल है। मतलब ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो आप देख रहे हैं कि ये पूरा उत्तर का इलाका, दक्षिण में इस तरह का कोई इशू नहीं है। आप आंध्र से चलें, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पूरी की पूरी प्रॉब्लम जो अब पैदा हो रही है वो, और ये अरविंद केजरीवाल वापस जब लौटेंगे 2 जून को जेल में, उसके पहले इंडिया गठबंधन का कितना फायदा करेंगे या कितना नुकसान करेंगे मैं अभी से कुछ बोल नहीं सकता। क्योंकि ये अभी तो कह रहे हैं, आज भी जो खबरें आई है कि वो कह रहे हैं पंजे पर आपको मोहर लगाना है कांग्रेस के कैंडिडेट के प्रचार में, वो कह रहे हैं।
वो ठीक है, कहना भी चाहिए, हम्म, पर कितना ये लोग मिलके पूरी चीजों को रह सकते हैं, कर सकते हैं। और इंडिया गठबंधन में जो वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जिस दिशा में उसको ले जा रहे हैं, क्या ये ममता बनर्जी, अखिलेश और अरविंद केजरीवाल भी उसी दिशा में ले जा रहे हैं कि नहीं ले जा रहे हैं, ये पूरा का पूरा मुद्दा है। तो ये हम लोगों को थोड़ा सा 5 तारीख के पहले अब चरणों के बारे में विचार करने के साथ साथ जी इन चीजों पर भी थोड़ा सा नजर रखना चाहिए। ये मेरा सबमिशन है। जी 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 जी, थैंक यू सर, थैंक यू।